गुड मॉर्निंग भाइयों, आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में देखिए क्या करना है कि हम मंथ वाइज लेंगे सर, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स कराना यूजलेस है मेरे हिसाब से। तो मंथ वाइज लेंगे। आज हम मई 2020 के करंट अफेयर्स उठा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स मई 2020। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, ऊपर लिखेंगे मई 2020, ठीक है। एक अलग ही होना चाहिए करंट अफेयर्स का नोट्स जो है, मई 2020 लिखेंगे, उससे संबंधित घटनाएं लिख लेंगे। उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि बाद में भी उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा सके, ठीक है। तो आप जो है मतलब 2 या 3 पेज 4 पेज में 1 महीने का क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही फिर जून, फिर जुलाई, इस तरह से आप करंट अफेयर्स तैयार करते चलेंगे भाई, ठीक है। तो आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मई 2020 का। हाँ जी, पहला है कि हाल ही में मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। तो मई 2000 में मिजोरम ऐसा राज्य है जिसने खेल को औद्योगिक दर्जा, खेल को भी एक इंडस्ट्री के रूप में माना गया है। इसमें देखिए मिजोरम जो देश राज्य है अपना, इसकी खास बात यह है कि ये खेलों में बहुत आगे है, एडवांस है। अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो हमारा जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जो फुटबॉल की लीग होती है, उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज होती है वो मिजोरम के खिलाड़ियों की होती है। तो मिजोरम खेल को बहुत बढ़ावा दे रहा है और इसमें और ज़्यादा निवेश बढ़ाने के लिए इसने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। तो सवाल बन सकता है कि किस राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया? आंसर है मिजोरम, ठीक है। इसके बाद अभी देखिए मई के महीने में कुछ प्रमुख शख्सियत ऐसी थी जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनके बारे में बात करते हैं। एक बात और सर, आपको डेट वगैरह कभी नहीं लिखनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेट भी लिखते हैं कि किसकी मृत्यु कौन सी डेट को हुई। याद रखना एग्जाम में ऐसी डेट नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो आ जाइए भाई, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान का हाल ही में निधन हुआ मई 2020 में। तो इसमें 3 शख्सियत याद रखना। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, ऋषि कपूर, इरफान खान जानते हैं, अभिनेता रहे, इनका निधन हुआ। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम। अजीत जोगी जो थे ये क्या थे, इन्होंने इंजीनियरिंग की थी पहले, इसके बाद ये कलेक्टर के रूप में भी आईएएस बन गए, फिर कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर अर्जुन सिंह थे उधर मध्य प्रदेश के, उन्होंने इनको प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से ये राजनीति में आए। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, मालूम ही होगा, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 2000 में होता है, तो नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। ओके भाई, क्लियर हो गया। इनकी पार्टी जो थी वो थी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से इन्होंने पार्टी भी थी। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना कि पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट। जब छत्तीसगढ़ राज्य नया बना तो ये पहले मुख्यमंत्री थे। हालांकि इनकी जाति जो है उसके ऊपर भी विवाद रहा है, कई बार कोर्ट तक भी ये विवादित रही है कि भैया ये एसटी थे या नहीं, मतलब अनुसूचित जनजाति के थे या नहीं थे। वो विवादों में आपको नहीं पढ़ना बस, लेकिन चर्चित व्यक्ति रहे हैं तो इनको भी जान। ऋषि कपूर और इरफान खान आप जानते ही हैं, ल्यूकीमिया या कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। आगे चलते हैं भाई, अगले में CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आर से रिसर्च, ठीक है। CSIR संस्था है, इसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए किसानों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो मंडी वाले हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स वाले हैं, ठीक है, चाहे किसानों को इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, कृषि यंत्र, उनको मुहैया कराने वाले हैं। बहुत सारे लोग किसानों से जुड़े होते हैं। सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। नाम क्या है? किसान सभा एप्लीकेशन है और किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाए, ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ओके, ठीक है। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र,
ESA घोषित करने की बात चल रही है। याद रखना, घोषित नहीं हुआ, बात चल रही है, ये काफी दिन से चर्चा में है। तो पश्चिमी घाट को क्या किया जा रहा है, ESA घोषित करने की बात चल रही है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, ई का मतलब है एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया, पारिस्थितिक मतलब एनवायरमेंटल, संवेदन के लिए सेंसिटिव, और एक का मतलब एरिया, एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया, इसको घोषित करने की बात चल रही है। देखिए सर, ESA होता क्या है, जैसे हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मान लिया अपना ये जैव आरक्षित क्षेत्र है इधर, इसके बाद इधर का जो एरिया है, इसके बाहर का एरिया है वो खुला है, ठीक है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि भैया पूरी तरह से हर कुछ गवर्नमेंट के कब्जे में होता है। इस एरिया में बायोडायवर्सिटी को कैसे विकसित किया जाए, क्या करना क्या नहीं करना, फुल्ली गवर्नमेंट के कब्जे में होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद का एरिया खुला होता है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बायोडायवर्सिटी है, सॉरी जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, उसके पास में एक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, और एक फिर इसके बाद वो ओपन एरिया हो गया है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो ESA कहलाएगा, ठीक है भाई। ESA पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। J.K. रोलिंग की नई पुस्तक है द इकोबॉग। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक की 7 सीरीज बनाई थी, मतलब एक इस पुस्तक की मतलब 7 सीरीज में एक लिखी थी, सॉरी एक सीरीज में 7 पुस्तकें थी। हैरी पॉटर नाम से, जो टाइटल नाम से, फिर फिल्में भी बनी उस पर। इन्होंने एक और लिखी थी द कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो हैरी पॉटर जो थी वो ऐसी पुस्तक थी जिसको पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आता है, तो द इकोबॉग भी बच्चों के लिए ही पुस्तक बनाई है इन्होंने। अब द कैजुअल वैकेंसी ऐसी थी जो मतलब ज्यादा उम्र के जो पसंद करते हैं, मतलब 20, 30, 35 साल के जो युवा हैं या फिर ज़्यादा एज हैं वो पसंद करते हैं, वो द कैजुअल वैकेंसी थी। लेकिन द इकोबॉग और द हैरी पॉटर सीरीज की जो भी था वो सारी की सारी बच्चों के लिए थी। तो इन्होंने अभी एक नई पुस्तक जारी करी है द इकोबॉग। ये जो है ऑनलाइन इसको जारी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं अभी इनको। J.K. रोलिंग ब्रिटेन की बहुत बड़ी लेखिका हो गई है। कहाँ की लेखिका है? ब्रिटेन की। आगे चलते हैं। ईरान की नई मुद्रा टोमन या टोमन, टोमन कहो, टोमान कहो, टोमान कहो। ईरान में एक नई मुद्रा बनाने की बात चल रही है। ये ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उसको 2 वर्ष का टाइम दिया गया है, यानी 2022 तक इसको पूरी तरह से चलन में लाने की बात है। याद रखना, अभी मतलब ये कहा गया है, इसको टाइम दिया गया है 2022 तक का, कि आप 2022 तक इस मुद्रा को चलन में ले आइए। अब नई मुद्रा, पुरानी मुद्रा जानती हैं कि ईरान की पुरानी मुद्रा है रियाल, ईरान की पुरानी मुद्रा रियाल है। तो अब इसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी, नई करेंसी लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ईरान पर बहुत सारे, अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। अभी कुछ दिन पहले वो उनका कमांडर भी मारा गया था। तो ऐसी स्थिति में ईरान पर बहुत सारे आर्थिक संकट हैं। प्रतिबंध की वजह से इसकी जो रियाल है इसकी कीमत बहुत खराब हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा 1 रुपया बराबर, आज की डेट की बात करें तो लगभग 556 रियाल। अगर आप 1 रुपये खर्च करेंगे तो 556 रियाल मिल जाएंगे उसके बदले में। अब आप सोच सकते हैं कि रियाल की कीमत कितनी घट चुकी है। इसीलिए अब ऐसी स्थिति में जब इसकी कीमत इतनी घट चुकी है तो ईरान में क्या स्थिति बन रही है? मुद्रास्फीति की। हमने इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में बताया था मुद्रास्फीति वगैरह, इन्फ्लेशन जो होता है, ये स्थिति बनी हुई है बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि भाई रियाल को बंद कीजिए, नई मुद्रा टोमन या टोमन जारी कीजिए। ठीक है, अब ये जो 1 टोमन होगा वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। 1 टोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 4 जीरो समाप्त करनी है। ईरान सरकार कह रही है कि हम 4 जीरो समाप्त कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा देखिए नोट प्रिंटिंग में भी खर्चा बचेगा ना इनका, तो इसीलिए नई मुद्रा जारी की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की नई मुद्रा टोमन या तोमन।
हाँ जी, देखिए एक संस्था CIPET, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस ये है कि ये वाला जो है ये पुराना नाम है और अब ये नया नाम है, नीचे वाला नया नाम है। पहले इसका CIPET का नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले क्या था? प्लास्टिक था। अब प्लास्टिक की जगह क्या कर दिया? पेट्रोकेमिकल कर दिया है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक शब्द पर ध्यान देना, प्लास्टिक से क्या कर दिया? पेट्रोकेमिकल कर दिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। अगले चलते हैं। भारत में ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक हो गई है। तो देखिए अब ये जो नए आंकड़े आए हैं उनके तहत भारत में ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता, आप जानते हैं कि भाई इंटरनेट ऐसी चीज थी जो पहले शहरों में प्रयोग ज्यादा होती थी, लेकिन जब से जियो वगैरह आए तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इसको बहुत फैलवा दिया। और अब ये हालत है कि जियो है, आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है, कुछ भी है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है। तो अब स्थिति ये आ चुकी है कि भारत में जो इंटरनेट को उपयोग करने वाले इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या गांवों में अधिक हो गई है शहरों की अपेक्षा। ठीक है, पहले शहरों में ज़्यादा थी, फिर अभी कुछ दिन पहले बराबर करके अब इसको क्रॉस कर दिया सर। इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये भी। दूसरी बात एक और भाई, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता कौन है? कहां पर है? किस देश में? चाइना में भाई। दूसरा नंबर इंडिया का है। बहुत सारे कहेंगे जी अमेरिका। भाई जी इंडिया की बात करें तो पिछले जो आंकड़े आए थे, ये आपको आंकड़े याद नहीं रखने, पिछले आंकड़े थे 56 करोड़ उपभोक्ता इंडिया में। 56 करोड़ उपभोक्ता इंडिया में इंटरनेट के हैं। अमेरिका कुल जनसंख्या 32 करोड़ है भाई, समझ में आ गया ना? तो उसकी जितनी जनसंख्या है उससे लगभग 2 गुने हम जो है इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, 1-2 साल के अंदर। ओके, तो इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता चीन, दूसरा नंबर इंडिया का है। और भारत के अंदर की बात करें तो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता ज्यादा है शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की अपेक्षा। ओके, अगले क्वेश्चन बनाते हैं। 3 मई को पत्रकारिता दिवस होता है, विश्व पत्रकारिता दिवस। 3 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस होता है। इस पर 2 पुरस्कार दिए गए सर 3 मई को ही। पहला कोलंबिया के व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, जिनेत बेदोया लीमा को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कोलंबिया के हैं ये, जिनेत बेदोया लीमा। इनको यूनेस्को ने दिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020। ओके, इसी दिन पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पोएट्री के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इसमें मेन पत्रकारिता होता है, पोएट्री वगैरह भी होता है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, याद रखना। ये बहुत सारे, ये दोनों अलग अलग चीजें मिक्स मत कर देना। ये एक व्यक्ति को दिया गया, व्यक्ति का नाम याद रखना है। ये एक साथ में बहुत सारे व्यक्तियों को दिया जाता है, 30-40 व्यक्तियों को दिया गया। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार भी शामिल हुए। 3 पत्रकार जम्मू कश्मीर के जिनको ये मिला है, उनके नाम है मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद। चन्नी आनंद एक साथ लिख लेना, आनंद शब्द को यहां लिख लेते हैं हम, कभी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद। ओके, 370 हटती है, तब जम्मू कश्मीर में आप समझ सकते हैं पत्रकारिता करना कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे इनके सामने चुनौतियां थी, उनको पीछे छोड़कर इन्होंने बहुत अच्छी पत्रकारिता की। तो इसीलिए इनको ये पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, दोनों ही पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, दोनों ही 3 मई, क्योंकि विश्व पत्रकारिता दिवस होता है, इस दिन भी घोषित किए गए या दिए गए। तो एक यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार और एक पुलित्जर पुरस्कार। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। देखिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जैसे मैंने यहां पर लिखा, छोटा लिखा है, बहुत सारे कहेंगे भाई लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बनाइए भाई। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उसके बारे में जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक सवाल बना दिया, उसमें टाइम मुझे भी ज़्यादा लगेगा सवाल बनाने में, आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो लिख दिया उसी को नकल मार लेते हैं। लिखेंगे
उसमें लिखेंगे कि हाल ही में वह 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए भारत की तरफ से पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया या घोषित किया गया, ऐसा लिखेंगे सर। उसके बाद ये लिखेंगे तो ज़्यादा डबल हो जाएगा ना काम, आप अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। शंघाई में स्थित ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया है। अब यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या उस पर आते हैं। देखिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं होता तो मैं नहीं लिखता, है इंपॉर्टेंट है, उसका भी कारण है, मैं बताता हूं। पहले बात करते हैं ब्रिक्स, जानते हैं आप कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका एक कॉमन बैंक है। इस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना में है। ये 5 देशों का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 5 ब्रिक्स देश है, इनका एक कॉमन बैंक बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां? शंघाई में है। तो इसका जो 2014 में स्थापना हुई थी, इसकी 2014 में, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब बात आती है, इसका नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो। कई सारी पॉइंट आ गए ना अब इसमें। मार्कोस ट्राइजो कहां के? ब्राजील के हैं। केवी कामत का स्थान लिया, भारत के थे केवी कामत, इनके स्थान पर ये अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है भाई, तो कई सारी चीजें इसमें मिलाकर आपको ध्यान रखनी है सर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे जुड़ा हुआ? ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, और जैसे एशियन विकास बैंक है, विश्व बैंक है, इसी तरह का, इसी तर्ज पर एक नया बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का, और ये शंघाई में है। इसके अध्यक्ष का भी नाम याद रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही एक और है, मुस्तफ़ा अल कादिमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक देश के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत चर्चा में रहा ये। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ। कोरोना चल रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया था। जब इस प्लांट में से गैस लीक होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बीमार होते हैं सर। तो पहले तो चीज़ ये है कि कहाँ पर लीक हुई? विशाखापट्टनम में। पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो गैस का रिसाव हुआ वो विशाखापट्टनम में हुआ। दूसरा कौन सा प्लांट था? एलजी पॉलीमर प्लांट। तीसरा स्टाइरिन गैस। कौन सी गैस थी? स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ। अब ये जो स्टाइरिन गैस होती है, ये प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और कई जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। पॉलीमर के कपड़े वगैरह में भी होता है सर। तो प्लास्टिक, पॉलीमर के या फिर आपका पेंट, इन सभी के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है स्टाइरिन गैस का। ये जो स्टाइरिन गैस होती है सर, ये क्या होती है? ये एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स होती है। दूसरी बात, ये जो है अगर हमारे शरीर के अंदर जाए तो एक तो नर्वस सिस्टम को अटैक करेगी और हमारे फेफड़ों को भी प्रभावित करेगी, जिससे दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है, दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको गैस का नाम याद रखना है, एलजी पॉलीमर प्लांट महत्वपूर्ण है, और कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, गैस पर ध्यान रखना, किस तरह की गैस है वो समझ में आ गया होगा। अभी एक और चर्चा में रहा, भारतीय मौसम विभाग ने पीओकी में गिलगित और बाल्टिस्तान, ये 2 जगह याद रखनी है, गिलगित और बाल्टिस्तान का मौसम बताना शुरू किया। जो हमारा मौसम विभाग है वो पहले हमारे भाई भारत के बारे में ही बताता ना, लेकिन भारत तो वो भी है जो पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है, तो अब उसने जो है उस पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम का पूर्वानुमान देना शुरू कर दिया। अब इससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी कि भाई आप यहाँ का बता रहे हो, तो इससे क्या कि एक तरह से भारत उसको भी अपना अंग मान रहा है। अभी तक वो नहीं कर रहे थे, लेकिन पहली बार हो गया है, और इसके सुगबुगाहट शुरू हुई कि भारत पीओके में कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, ऐसी भी चलती है। देखिए, वो इंटरनेशनल लेवल की राजनीति है, लेकिन आपको उस पर नहीं पढ़ना, आपको देखना है कि पीओके में गिलगित और बाल्टिस्तान 2 जगह हैं जिनको भारत के मौसम विभाग के मैप में शामिल कर लिया गया है वर्तमान में, भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जानते ही हैं। ठीक है भाई, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन और मिशन समुद्र सेतु चलाए गए। ये भी महत्वपूर्ण है सर। जैसे अब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, तो ऐसी स्थिति में विदेशों में जो थे वो वहीं फंस गए, भारत के अंदर तो भारतीय फंसे हुए थे।
तो ऐसे में दो अभियान चलते हैं। एक तो था वंदे भारत मिशन, इसको सभी जानते हैं, जो बाई एयर हम दूसरे देशों से अपने नागरिकों को यहां पर लाते हैं। उस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। लेकिन कुछ ऐसे देश थे, जैसे हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, ठीक है, ऐसे देश थे जहां से हम 22 सी लाए हैं अपने नागरिकों को। तो उसके लिए जो चलाया गया वो मिशन समुद्र सेतु था। तो नाम से ही मालूम हो रहा है समुद्र में तो समुद्र सेतु ही चलेगा, ठीक है। तो समुद्र सेतु जिनको हम जलयान के द्वारा लाए, और वंदे भारत मिशन जिनको हम बाई एयर लाए। दोनों का मकसद क्या था? विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना। मिशन का नाम याद रखना। इस वाले मिशन में 2 जहाजों का प्रयोग किया गया। एक का नाम था जल आशु, यानी कि जल का घोड़ा, और दूसरे का नाम मगर, मगरमच्छ से मगर बना है। तो मगर और जल आशु किससे जुड़े हुए? ऑपरेशन समुद्र सेतु से। क्लियर है भाई? आसानी है, बिल्कुल याद रह जाएंगे ये तो आसान से। अब इसी दौरान कोविड-19 के दौरान जब ये चल रहा था तो दवाओं की किल्लत हो रही है बहुत सारे देशों में। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, सिचलीज बोलते हैं जिसको, ये भी में कोविड-19 दवाओं की पूर्ति के लिए इन देशों में दवाइयों की कमी है, तो भारत की तरफ से ये दवाई पहुंचाई गई और इसका नाम रखा गया मिशन सागर। ठीक है, तो मिशन सागर दवाई पहुंचाना, मिशन समुद्र सेतु अपने नागरिकों को भारत लाना, मिशन वंदे भारत मिशन जो है क्या, अपने नागरिकों को बाई एयर लाना। कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं सर। ठीक है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, अभी देखना ये नाम अलग से लिख लेना आप, ये विवेक जोशी हैं वर्तमान में, इसको लिखे ना भी तो भी काम चल जाएगा, वैसे जल्दी ही बने ये भी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल विवेक जोशी के डाटा के अनुसार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए भारत का डाटा जारी किया है। तो भारत में जो जन्म दर है वो है 20, मृत्यु दर 6.2 और शिशु मृत्यु दर 32 है। ये आंकड़े जरूर नोट कर लेना भाई। रजिस्ट्रार जनरल के नए डाटा के अनुसार 2018 के डाटा लिया था उन्होंने, ठीक है, तो उसके अनुसार भारत में जन्म दर है 20, मृत्यु दर 6.2 और शिशु मृत्यु दर 32। अब ये क्या होती है जन्म दर? 20 का मतलब क्या है? ये जो जन्म दर और मृत्यु दर होती है ये प्रति 1000 होती है भाई, याद रखना, प्रति 100 पर नहीं होती। यानी 1000 में से 20 की मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर जन्म हो रहा है, और मृत्यु दर हो रही है 6.2, यानी 1000 में से 6.2 की मृत्यु हो रही है। और शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? जो बच्चों का जन्म हुआ है, बच्चे के जन्म से लेकर 1-1.5 महीने तक जब होते हैं वो शिशु ही कहलाते हैं जब तक, तो उस दौरान 1000 बच्चों में से कितनों की मृत्यु हो जाती है, शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, वो संख्या है भारत में 32। ठीक है, काफी कम हो चुकी है ये सारी की सारी चीजें ही। तो भारत की जन्म दर 20, शिशु मृत्यु दर 32 और मृत्यु दर 6.2। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ खोजी है। देखिए सुपर अर्थ एक नहीं है, कई सारी खोजी गई हैं अभी तक, लेकिन हाल ही में जो खोजी गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। तो पूछा जा सकता है कहाँ के ने खोजी है? न्यूजीलैंड के। ऐसा कोई भी प्लेनेट, ऐसा कोई भी ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा होता है और जिसमें पृथ्वी जैसे ही गुण होते हैं, जो अपने तारे से लगभग उतनी दूर होता है जितनी पृथ्वी है, जहां जीवन की संभावना हो सकती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हो जो जहां जीवन की संभावना हो सकती है, उसको हम सुपर अर्थ बोल देते हैं। तो अभी जो खोजी गई है वो 111 प्रकाश वर्ष दूर है, और ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूर है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजी है भाई। ठीक है, अभी देखिए, अभी जब कोरोना चल रहा था तो उस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की। बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए, जान रहे थे कि भाई श्रमिक जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, बहुत सारे भाई हैं जो जिस पर जो बन रहा था वो कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत होती है इंडिया में, उस समय जब लॉकडाउन होता है तो पुलिस का एक चेहरा दिखाया गया, क्रूर चेहरा, जिसमें वो लोगों को डंडों से पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी की। हालांकि सभी को पता था कि वो बहुत जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी होती है तो आलोचना करने बैठ गए। लेकिन फिर पुलिस ने अपना मानवीय चेहरा भी दिखाया बहुत सारी जगह पर,
पुलिस ने ऐसे प्रशंसनीय काम किए, जिनमें से हम एक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की थी। जहां से वो निकल रहे थे तो बहुत सारे श्रमिकों के पास पैरों में चप्पल नहीं थी, तो पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ही उनको चप्पलें दी गई सर। ठीक है, तो ये पुलिस के ऐसे और बहुत सारे काम हैं भाई जी, सोच कर देखिए सर। हम पुलिस को बुरा बोल देते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा सोचते हैं, वो ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमको, आपको, सभी को सुरक्षित रखने की। वो किसी पर डंडा चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? कि वो उस एक की वजह से 10 को परेशानी ना हो जाए, इसीलिए तो चला रहे हैं ना। लेकिन हमें उनका डंडा दिख जाता है, उसका कारण नहीं देखते हम। दूसरा, एक और बात देखिए सर, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन हुआ, हमसे कह दिया गया आप घरों में रहिए। क्यों? सुरक्षित रहना है। हम में से, आप में से बहुत सारे घर में के अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं, लेकिन वही पुलिस वाले इस दौरान भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर। मोदी जी ने उनके सम्मान के लिए सभी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें पता वो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी सम्मान के पात्र हैं वो। तो ऐसे में अगर हम उनके बारे में बुराई करते हैं, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ, जो उनके उस वीडियो को तो डाल देते हैं जहाँ पर पुलिस वाले किसी को पीट रहे हैं, लेकिन जब ऐसे अच्छे काम करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है उस काम का भी प्रशंसा करने की। एक तरफा मत देखिए सर, उनके बुरे काम को दिखा रहे हो तो अच्छे काम को भी आगे लाइए। ठीक है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन पुलिस को, सभी राज्यों की पुलिस को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और सफाई कर्मचारियों को, जो इतना बड़ा रिस्क लेकर हमारे और आपके लिए ये सब मुसीबतें झेल रहे हैं, परिवार से दूर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय सेना ने 3 वर्ष के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की घोषणा की है। बहुत चर्चा में रहा, लगभग सभी जानते हैं। तो इसके तहत वो जान रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए जो भारतीय युवा हैं वो सेना में सर्विस देने के लिए जा सकते हैं। जब 3 वर्ष बाद आएंगे तो उनको एज में छूट मिलेगी, सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इससे युवाओं का जोश भी बढ़ेगा, उन्हें फायदा भी होगा, उनका नैतिक उत्थान भी होगा, शारीरिक उत्थान भी होगा, प्लस गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा फायदा होना, पूरे देश को फायदा होना है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी स्टेप वाइज सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अभी बहुत अच्छी चीज है, कोणार्क शहर और कोणार्क के सूर्य मंदिर के 100% सौरकरण की योजना शुरू की गई है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज होती है, जैसा मैंने कल वीडियो में आपको बताया कि भैया आपको मतलब कोई भी चीज है तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों है, तभी तो आपका दिमाग विकसित होगा। अब देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है, मोढेरा गुजरात में भी है, मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में भी है। अब सूर्य मंदिर है और वहां पर हम लाइट जला रहे हैं, एनटीपीसी वाली, एनएचपीसी वाली, तो ये तो मजाक हो गया ना भाई। तो देखिए गवर्नमेंट कितना सोच रही है, हमारे जो कर्ता धर्ता वो कितना सोच रहे हैं कि भाई जो सूर्य मंदिर है तो उसके पास ऊर्जा भी सूरज की ही होनी चाहिए। तो सूर्य शहर को और उस स्पेशल उस मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को सौर ऊर्जा से पूरा संचालित करने का प्रोग्राम है। 100% सौरकरण की योजना शुरू की गई है। कितना अच्छा होगा कि भैया सूर्य नगरी ही बोला जाएगा। सूर्य मंदिर, जैसे जोधपुर को भी सूर्य नगरी बोलते हैं हालांकि, लेकिन सूर्य का मंदिर है कोणार्क का, तो इसको भी सूर्य नगरी ही बोला जाएगा। 100% सौरकरण करने की बात है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कॉयर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाएगा। सर, ये एक तरह का कपड़ा होता है कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है, जो ग्रामों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें होती हैं, उनके निर्माण में इसका प्रयोग भी करने की बात आ रही है। तो याद रखना, ये शब्द कॉयर जियो टेक्सटाइल किस लिए प्रयोग हो रहा है आजकल? सड़कों में प्रयोग करने की बात आ रही है कि अब इसको भी प्रयोग किया जाएगा सड़कों के निर्माण में। ठीक है, अभी देखिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख और काला पानी पर विवाद है। अभी भारत और नेपाल का जो मानचित्र है उस पर विवाद रहा काफी। इसमें मेन विवाद जो है वो लिपुलेख दर्रे पर और काला पानी जगह पर है। काला पानी एक जेल भी थी, मालूम है ना, वीडी सावरकर वाली, कहां पर, जहां पर अंग्रेज सजा एक काला पानी देते थे अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर में।
ठीक है, जिसे सेलुलर जेल बोलते हैं, वो काला पानी बोला गया। लेकिन काला पानी अब भारत और नेपाल के बीच भी विवादित है, और लिपुलेख भी भारत और नेपाल के बीच विवादित है। मेन 2 ये पॉइंट है, बाकी थोड़ा बहुत तो और भी है, लेकिन मेन 2 जगह याद रखना है सर। काला पानी से सवाल बहुत अच्छा बन सकता है आजकल, काला पानी किसके बीच स्थित है, ठीक है, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ऐसे आ सकते हैं। अभी देखिए, सब कुछ लॉकडाउन था, लॉकडाउन होने पर सब कुछ बंद था, खेल वगैरह स्पेशल बंद थे। ऐसे में खेल प्रतियोगिताएं शुरू करने की बात जब आएगी तो जर्मनी की फुटबॉल प्रतियोगिता बुंडेसलीगा, बुंडेसलीगा नाम की एक क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ये जो बुंडेसलीगा प्रतियोगिता है, ये लॉकडाउन के बाद प्रारंभ होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता है। विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता कौन सी है? बुंडेसलीगा है, जर्मनी की खेल प्रतियोगिता। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। तो आज हमने जो लिया, मई की जो करंट अफेयर्स थी उसके बारे में हमने लिया। भाई जी, ये जो करंट अफेयर्स है ये भी हम बीच बीच में ऐसे ही लाते रहेंगे, 1 महीने की एक बार देंगे। जब जून की आएगी तो वो जुलाई के, जैसे ही जून खत्म हो जाएगा उसके 4-5 दिन बाद हम सारी जून की इकट्ठा कर देंगे। बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं कि एक दिन पर वो निकालेंगे, 4 जून की ये, 5 जून की ये, 7 जून की ये, एक दिन की करंट अफेयर्स बनाने के लिए 20-20 मिनट की वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। अब एक दिन में वो 15-20 पॉइंट लाएंगे, कुछ भी घट रहा है उसको लिखवा देंगे। तो भाई एक तरह से ये तो अखबार पढ़ना हो गया। इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाएंगे, तो वो थोड़ा आप सोचिए कि कितना याद करना, कितना छोड़ना है। हमने जो क्रीम है उसी को निकाल कर दिया आपको, ठीक है। दूसरी बात भाई, कल की जो वीडियो होगी वो हमारी क्या होगी, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। अगली वीडियो हमारी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। संडे में 9 से और 10 के बीच कोशिश रहेगी कि संडे में 9, अगर ऊपर वाले ने सब कुछ सही सलामत रखा तो 9 और 10 बजे के बीच, क्योंकि हमारी वीडियो लगभग 9 बजे के आसपास आती है, तो संडे में 9 और 10 के बीच आपको कौन सी मिलेगी, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2। अब तक हम जीके के 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, मैथ के 2 डाल चुके हैं, रीजनिंग का 1 डाला है और सेकेंड आ रहा है। और जिन्होंने हमारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, चाहे वो जीके है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, उन्हें ये पता चल गया होगा कि प्रैक्टिस सेट में दम होता है। दम का मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, हर प्रैक्टिस सेट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इंतजार कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाइयों। नमस्कार, जय हिंद।